हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका फतेह सीरीज का डे 48 होगा। और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट होगा, इसके बाद हम नया टॉपिक चलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है और आपका सपोर्ट होगा सब्सक्रिप्शन करके। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सौदे के परिणामों को कोषों का प्रवाह प्रवाह होगा जब गैर चालू संपत्ति का क्रय चालू संपत्तियों से किया जाए, ऋण पत्रों का विमोचन रोकड़ से किया जाए, या अधिमान अंश पूंजी का निर्गमन किया जाए, या इन सभी परिस्थितियों में। तो ऑप्शन होगा डी, इन सभी परिस्थितियों में आपका आ, सौदों का परिणाम स्वरूप कोषों का प्रवाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष प्रभाव विश्लेषण में कोष शब्द का अर्थ क्या होता है? रोकड़ से होता है, चालू संपत्ति से होता है, चालू दायित्व से होता है, या चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व है, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी से होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कोषों के प्रवाह को प्रभावित करता है? एक लेन देन जिसके जिसके दोनों पक्ष चालू खातों को प्रभावित करेंगे, यह एक ऐसा लेन देन जिसके दोनों पक्ष गैर चालू खातों को प्रभावित करेंगे, या एक ऐसा लेन देन जिसका एक पक्ष तो चालू खाते को और दूसरा पक्ष गैर चालू खाते को प्रभावित करेगा, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, एक लेन देन जिसका एक पक्ष तो कर रहा है चालू खाते को प्रभावित, दूसरा पक्ष कर रहा है चालू खाते को दूसरा पक्ष गैर चालू खाते को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा जो लेन देन होगा वो प्रभाव को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोष प्रभाव विवरण में कोष प्रभाव विवरण का आधारभूत उद्देश्य होता है क्या प्रदर्शित करना? वित्तीय स्थिति को, या कार्यशील संपत्तियों में वृद्धि या कमी, मतलब जो आपकी कार्यशील संपत्तियां है उनमें कितनी वृद्धि हुई या उनमें कितनी कमी हुई, इसको दिखाना उद्देश्य होता है, या दायित्व में वृद्धि या कमी कितनी हुई, इसको दिखाना उद्देश्य होता है, या कार्यशील पूंजी में वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो ऑप्शन होगा डी सही, क्योंकि हम क्या करते हैं कोष प्रभाव विवरण में ये देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कितना चेंज हुआ है, वो कम हुई है या ज्यादा हुई है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंड फ्लो विवरण में गैर चालू संपत्तियां हैं। तो जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें नॉन करंट एसेट जो होती हैं वो कौन सी है? विविध लेनदार, सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी डेटर्स, मतलब विविध लेनदार, या गुडविल ख्याति, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका सी। देखिए यहाँ पर बात करें करंट एसेट कौन सी होती है? वो एसेट जिनको आप एक अकाउंटिंग साइकिल अगर बता दिया है कितने महीने का, ठीक है, अदरवाइज क्या लेते हैं? 12 मंथ्स लेते हैं। तो जो 12 मंथ्स के अकाउंटिंग साइकिल में कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं उन एसेट्स को हम करंट एसेट कहते हैं। और जो एक साल में कैश में कन्वर्ट नहीं की जा सकती हो उन एसेट को हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मशीन, आपका फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको आप खरीदते हो इसलिए नहीं कि आप इनको एक साल में बेच दोगे। तो ये होती है आपकी नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कौन सी होती है? जैसे डेटर्स हैं आपके, आपको पैसा देंगे, इनसे एक साल में ही आप पैसा वापस ले लोगे, तो ये किसमें आ जाएगा? आपका करंट एसेट में। लेकिन यहाँ क्या पूछा था? यहाँ पूछ रहा था नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट कौन सी होगी? गुडविल। गुडविल भी नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट होती है जो आपको नहीं दिखाई देती। अगर गुडविल की बात करें, ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, नाम है। आपने देखा होगा पुराने ग्राहक हो किसी की, अगर कोई फेमस दुकान है तो उसके ग्राहक उसके पास ही पहुंचते हैं। ये क्या है? ये उसकी गुडविल उसको ले उन ग्राहकों को लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये गुडविल होगा। गुडविल जो होती है आपकी, कैट, रैट और डॉग, तीन तरह की आपकी गुडविल होती है। सबसे अच्छी गुडविल मानी जाती है डॉग नेचर की। डॉग नेचर की कौन सी होती है?
कि जहां भी मालिक जाता है डॉग वहीं जाता है। मतलब आपका जहां पर भी व्यापार का स्वामी जाता है तो आपके ग्राहक भी वहीं पहुंच जाएंगे, गुडविल वहीं चली जाती है। तो सबसे अच्छी गुडविल मानी जाती है आपकी डॉग वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य होता है नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू चालू संपत्तियों से, चालू दायित्व से के ऊपर संपत्तियों का आधिक्य। मतलब चालू दायित्व है जो आपकी करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व है, और एक आपकी है करंट एसेट। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितना ज्यादा है, ये होता है कार्यशील पूंजी। या समता अंश पूंजी स्थायी संपत्तियां होता है, नहीं। या प्रतिधारित आय होता है, नहीं। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। करंट एसेट में से माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी। मतलब करंट एसेट का करंट लाइबिलिटी पर कितना सरप्लस है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सही ऑप्शन क्या था आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड, जो एक स्टॉक परिवर्ती की माप होती है। तो एक महीने के दौरान में होती है माप, एक वर्ष के दौरान में होती है माप, एक अवधि के दौरान होती है माप, या एक समय पर होती है माप। तो सही ऑप्शन होगा आपका एक अवधि के दौरान होती है। जैसे आप देखना चाह रहे हैं कि एक महीने में आपका स्टॉक जो स्टॉक वेरिएबल है कितना है, या आप एक साल में देखना चाह रहे हैं, या आप एक क्वार्टर पीरियड में देखना चाह रहे हैं, मतलब एक अवधि होगी आपकी। ठीक है, उस अवधि में आपका स्टॉक वेरिएबल मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बजट को अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है। एक बजट एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि एक ऐसा बजट एक ऐसा अनुमानित बजट है जो लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश है, तो के रूप में जाना जाता है। तो उसको पूंजी बजट कहते हैं, विक्रय बजट कहते हैं, मास्टर बजट कहते हैं, या आपका लोचपूर्ण बजट कहते हैं। तो उसको कहते हैं मास्टर बजट। ये क्या है आपका मास्टर बजट है। मतलब इसमें सभी तरह के छोटे छोटे बजट आपके लाभ हानि खाते के क्रियात्मक सभी बजट इसमें आ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि आयोग ने काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा स्टार दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाप लागत विधि में सन्निहित है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है अनुमानित लागत नियत करना भी शामिल होता है, प्रमात्र लागत का निर्धारण भी शामिल होता है, बजटीय लागत तय करना भी होता है, या हानियों को कम करने में भी ये इन्वॉल्व होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। फिक्सिंग एस्टिमेट कॉस्ट जो आपकी अनुमानित लागत है उसको नियत किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि इतना का इतनी लागत होगी। तो ये क्या करें, आप फिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमाप लागत का आशय। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मीन्स वास्तविक लागत, अनुमानित लागत, वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत, या अनुमानों पर पूर्व लागत निर्धारण करना। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि इसमें क्या होता है, लागत को अनुमानित करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, लेकिन किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर। तो ऑप्शन आपका सी होगा। मतलब प्रमाप लागत का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीन्स होता है वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कच्चे माल पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, वह व्यय जो है वो स्थिर लागत में आएगा, परिवर्तनशील लागत में आएगा, अवसर लागत में आएगा, या अल्पकालीन लागत में आएगा। देखिए, बात करें अगर हम लागत की कॉस्ट की, तो आपकी कॉस्ट दो होती है, एक आपकी वेरिएबल, एक आपकी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो समान ही रहती है। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है, वो इतना ही रहता है। लेकिन अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाते हैं तो जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाता है, आपका मटेरियल आ जाता है, रॉ मटेरियल। मान लेते हैं आप लकड़ी की चेयर बनाते हैं। आप क्या बनाते हैं, लकड़ी की चेयर बनाते हैं मशीन से। तो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो होगा आपका रॉ मटेरियल, लकड़ी, वुड, जो आप लकड़ी ला रहे हैं। आप अगर 10 चेयर बनाएंगे तो, और 10 चेयर से फिर आप 15 चेयर बनाएंगे, फिर आप 20 चेयर बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप चेयर बनाएंगे, आपकी वुड की जो कॉस्ट है, लकड़ी जो है वो भी ज्यादा लगती चली जाएगी। ये रॉ मटेरियल है लकड़ी चेयर बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। और दूसरा फिक्स कॉस्ट है आपकी। आप 10 चेयर बनाएं, आप 20 चेयर बनाएं, इसमें क्या है, जो आप रेंट देते हैं जमीन का, वो तो आपका, जहां पर आपका कारखाना है, वो तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो रेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 10 चेयर बनाओ, 20 बनाओ, या 15 बनाओ, वो तो फिक्स ही रहती है। या आप मशीन से चेयर बना रहे हैं तो मशीन जो आपने खरीदी है, वो मशीन तो फिक्स ही रहती है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती जाती है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर फिक्स कॉस्ट बढ़ाने की भी जरूरत हो जाती है। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, तो आप देखिए, जैसे किसी की शॉप है, किसी ने शॉप लगाई है, और शॉप में उसने क्या किया, वो चाउमीन बर्गर बनाकर बेचता है। अब उसने क्या किया है, उसने लेबर लगा दी। क्या लगाई उसने, लेबर, एक बंदा लगाया हुआ है, एक लड़का। माल ज्यादा बिकने लगता है, वो क्या करता है, फिर 2 लड़के लगाता है, कहता है भाई आपको क्या करना है, आपको प्याज काटनी है, और आपको जो कुकुम्बर है, अनियन काटनी है। कुकुम्बर मतलब खीरा भी आपको छील कर काटना है। आपके ये छोटे मोटे काम है। और आपका दूसरे बंदे से कह दिया कि आपको क्या करना है, आप केवल आज जो है बर्गर बनाएंगे, बस आप बर्गर को बनाते रहें, ये सामान आपको तैयार मिलेगा कट होकर। लेकिन सेल और भी जाने ज्यादा होने लगी, तो उसने लेबर और लगा दी, एक बंदा और लगा दिया। इससे कह दिया कि आपको बर्गर बन के तैयार मिलेगा, आपको क्या करना है, पैक करके देना है, और आपको पैसा लेना है। तो आप ये लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, लेबर बढ़ाते जा रहे हैं। ठेला क्या है आपका, एक ही ठिया है, एक ही ठेला है। इस पर एक ही गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, एक ही चूल्हा रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, अब देखिए, ये तीन चार तो ठीक है, ऐसे ही आपने 4 बंदे लगा दिए, 5 लगा दिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चूल्हा क्या एक ही होगा, चूल्हा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, फिक्स एसेट नहीं बढ़ानी पड़ेगी। एक समय बाद आपको स्टोव, चूल्हे भी आपको 2 रखने पड़ेंगे, फिर 3 भी रखने पड़ेंगे। तो एक लिमिट होती है फिक्स आपकी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाने की, उसके बाद आपको फिक्स कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। खैर, आपका क्वेश्चन जो था वो था, कच्चे माल की जो व्यय है, कच्चा माल जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, वो वेरिएबल कॉस्ट होगा, या आपका फिक्स कॉस्ट होगा, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, या शॉर्ट रन कॉस्ट होगा। तो वो होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई कंपनी के लिए सभी लाभ के केंद्र हैं, एक के अतिरिक्त। एक हवाई कंपनी की बात हो रही है, तो उसके लिए सभी लाभ के केंद्र हैं, बस एक को छोड़ दो। वो कौन सा है, उड़ान के दौरान पत्रिका, वस्तुओं की बिक्री, हवाई जहाज का रख रखाव, या टिकट बिक्री है। देखो, उड़ान में आप पत्रिका बेच रहे हैं, तो वो भी क्या है, लाभ का केंद्र है, इससे भी लाभ होगा। अगर आप वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, जो भी आप वस्तु बेच रहे हैं उससे भी लाभ होगा। तो वस्तुओं की आप बिक्री कर रहे हैं, जो भी आप बिक्री बेचेंगे हवाई जहाज में, तो उससे भी आपको लाभ होगा। अगर आप हवाई जहाज का रख रखाव कर रहे हैं, तो रख रखाव करने में तो खर्चा होता है, लाभ कहाँ हुआ, ये तो कॉस्ट आएगी, खर्चा होगा। तो ये लाभ कहाँ हुआ, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोबारा सुन लो, इसने पूछा था
के कंपनी के हवाई कंपनी के लिए सभी लाभ हैं, लाभ के केंद्र है एक को छोड़कर, एक के अतिरिक्त, तो वो क्या है आपका एरोप्लेन मेंटेनेंस। जो आप एरोप्लेन को मेंटेनेंस करते हैं, उस पर खर्चा करते हैं, तो उससे आपका खर्चा होता है, कोई लाभ नहीं होता है, व्यय होता है। तो इसको छोड़कर बाकी सबसे इनकम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर स्थिर और परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। मैंने अभी बताया था ना आपको, स्थिर लागत फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, परिवर्तनशील इकाई लागत निर्धारण में, परिचालन लागत निर्धारण में, या ठेका लागत निर्धारण में, या प्रक्रिया लागत निर्धारण में। तो स्थिर और परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण होता है, कौन से में महत्वपूर्ण होता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, परिचालन लागत निर्धारण में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्पादन समीक्षा प्रबंधन की तकनीक है। निष्पादन परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो मैनेजमेंट की टेक्निक होती है, कर्मचारियों को प्रेरित करने की होती है, या कर्मचारियों की योग्यता को ज्ञात करने की टेक्निक होती है, या कर्मचारियों की प्रो उन्नति करने के लिए होती है, प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉय को, या कर्मचारियों की कठिनाई की ज्ञात करने के लिए होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। कर्मचारियों की जो योग्यता है उसको ज्ञात करने के लिए मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू लेता है। तो ये टेक्निक हो गई आपकी किसकी, परफॉर्मेंस रिव्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध में श्रमिक सहभागिता का निहितार्थ है उसके भाग लेने का अधिकार। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एम्प्लॉयज देयर राइट टू टेक पार्ट इन। देखिए जो वर्कर पार्टिसिपेशन है उसका मीन्स क्या होता है मैनेजमेंट में, वार्षिक साधारण सभा में अगर वो हिस्सा ले रहा है तो इसको कहेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन। कि जब भी आपकी एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो उसमें हिस्सा लेता है, तो क्या उसको कहेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन? नहीं, नहीं उसको नहीं कहेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आप प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं एम्प्लॉय को, वर्कर को, तो क्या उसको वर्कर पार्टिसिपेशन कहेंगे मैनेजमेंट में? नहीं। या शेयर होल्डिंग कर रहे हैं आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर आप अपने कर्मचारी को भी दे रहे हैं, क्या इसको वर्कर पार्टिसिपेशन कहेंगे मैनेजमेंट में? नहीं। तो अब एक ही आंसर बचा। डिसीजन मेकिंग, अगर आप निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्कर है उसको भी शामिल कर रहे हैं, वो भी इसमें आपकी हेल्प करता है, उसको भी आप शामिल करते हैं, तो इसको बोलते हैं वर्कर पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग। तो आंसर आपका डी सही होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।